नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आइए हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, जिसमें अभी हमारी कक्षा 11 की जो NCERT बुक है वो चल रही है। उसका अध्याय 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण हम पिछले लेक्चर से स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संवहन का सिद्धांत। ठीक है, महासागरों और महाद्वीपों के वितरण में आज का अपना टॉपिक है संवहन का सिद्धांत। देखिए, खोजकर्ता जो हैं संवहन के सिद्धांत के, वो हैं आर्थर होम्स, जिन्होंने 1930 में यह सिद्धांत दिया। कहीं कहीं ये 1928 भी है। 1930 में यह सिद्धांत दिया और इनके अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी तत्वों से निकली जो गर्मी है, जो ताप है, वो लंबवत रूप में संवहन धाराओं में उत्पन्न होता है। मैंने आगे की स्लाइड में इसका एक वो मैप लिया है, उससे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। देखिए, जब दो संवहनीय धाराएं होती है, वो भूपृष्ठ के नीचे एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर अगर गति करे तो धरातल में तनाव उत्पन्न होता है और तनाव के कारण महाद्वीपीय मध्य भाग पतले होकर टूट जाते हैं और एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। ठीक है, जिसके कारण महाद्वीप के मध्य भू अभिनतियों का जन्म होता है, जिसमें दोनों ही ओर से तलछट और निक्षेप के जमाव होते रहते हैं और इसमें विपरीत जल संवहनीय धाराएं एक दूसरे की ओर अगर प्रवाहित होती है। ठीक है, पीछे जो मैंने आपको बताया भू अभिनतियों का जन्म, वो है एक दूसरे के विपरीत जा रही है संवहनीय धाराएं। जबकि अगर ये संवहनीय धाराएं एक दूसरे की ओर प्रवाहित होती है तो नीचे के ओर दबाव के कारण दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे के निकट आते हैं, जिसके कारण भू अभिनतियों का तलछट सिकुड़ कर वलित पर्वतों का रूप धारण कर लेता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं तो टेथिस सागर की भू अभिनतियों में कौन कौन बना? हिमालय तथा आल्प्स पर्वतों का निर्माण। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हिमालय और आल्प्स पर्वत का निर्माण, ये एग्जाम्पल है संवहनीय धाराओं का। कौन सी संवहनीय धाराएं? जो कि दोनों एक दूसरे के पास आ रही है। ठीक है, तो खोजकर्ता होम्स हैं। होम्स का तर्क है कि ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न जो ताप भिन्नता है, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि ताप भिन्नताओं के कारण जो मेंटल भाग में ये उत्पन्न होती है और पूरा का पूरा जो मध्यमंडल है वो इस प्रकार की धाराओं का तंत्र वहां उसमें विद्यमान है। ठीक है, अब देखिए आप इस मैप की ओर ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार ये संवहनीय धाराएं ऊपर उठती है और किस प्रकार इनका राउंड होता है। यहां से आप देखिए दुर्बलता मंडल में ये उत्पन्न होती है। दुर्बलता मंडल के बारे में अच्छे से देख लिया हमने। नीचे का स्थल मंडल और ऊपरी जो मेंटल है वो उसका पार्ट दुर्बलता मंडल में आता है। ये पार्ट थोड़ा कमजोर होता है। ठीक है, कमजोर होता है दोनों तरफ के मंडल से, तो इसको दुर्बलता मंडल नाम दिया गया है। और यहाँ पर ये संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है, जिनका देखिए आप, ये जो धारा है ये दोनों यहां से होकर विपरीत जा रही है। ठीक है, दोनों यहां से विपरीत जा रही है, तो यहां पर जो भूखंड हुआ वो टूटा और सागर रिज का प्रसार हो गया। ठीक है, क्या बना? यहां पर खाई बनी। ठीक है, जबकि यहां पर देखिए आप, ये वाली जो संवहनीय धारा है वो भी इधर आ रही है और यहां से जो ये संवहनीय धारा है वो भी, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। यहां पर बना ज्वालामुखी द्वीपीय चाप। ठीक है, ध्यान देना, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है संवहनीय धारा, तो यहां पर बना ज्वालामुखी द्वीपीय चाप। तो ये आप अच्छे से देख लेना, गहराई वगैरह सब इसमें दिया हुआ है, कहां पर ये संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है और किस प्रकार इसके राउंड होते हैं। ठीक है, दो तरह से ये लंबवत चलती है। एक जगह ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है, जबकि एक जगह यह दोनों की दोनों एक दूसरे की तरफ होती है। ठीक है, जहां दोनों एक दूसरे की तरफ होती है वहां क्या बनता है? ठीक है, और जहां दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है वहां पर किस चीज का निर्माण होता है, ये आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको ये। नेक्स्ट,
वेगनर साहब ने महाद्वीपीय विस्थापन के कारण बताए हैं, ठीक है, और वो भी कितने कारण बताए हैं? कुल 2 कारण बताए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, ठीक है, पिछले लेक्चर में कर चुके हम महाद्वीपीय विस्थापन। तो जो महाद्वीप जो हैं पहले किस आकृति में थे? सबके सब एक जगह पेंजिया नाम से जुड़े हुए थे। फिर किस प्रकार इनका विस्थापन हुआ धीरे धीरे और आज की स्थिति में आए। तो ये जो विस्थापन है इसके 2 कारण बताते हैं वेगनर साहब। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार मिलता है पेपर में, ध्यान रखना। इनके दोनों कारणों के नाम पूछते हैं। तो देखिएगा, पहला जो कारण है वो है कि पोलर या फिर ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित। ध्यान देना, या तो इसको पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल बोलते हैं जो कि पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, ठीक है। नंबर 2 ज्वारीय बल है। एक तो पोलर बल आ गया या हम ध्रुवीय बल कह सकते हैं इसको। दूसरा ज्वारीय बल है जो कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है, ठीक है। ये दोनों के दोनों बल जो हैं उनके कारण जो महाद्वीप है उनका विस्थापन हुआ है और हो रहा है, ठीक है। ये चीज बताई है वेगनर साहब ने। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। इनकी ज्यादा डिटेल से बात हम यहाँ नहीं करेंगे, अगले किसी लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर हम 11वीं कक्षा के हिसाब से चल रहे हैं, तो इतना काफी है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम महासागर के अधः स्थल का मानचित्रण, ठीक है। महासागरों का जो स्थल है, अधः स्थल यानी जो अंदर का जो पार्ट है, वहां कैसा क्या मानचित्रण होता है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो देखिए, महासागरों का अध्ययन स्थल एक विस्तृत मैदान न होकर उसमें उच्चावच पाए जाते हैं, ठीक है। यह अधः है, यहाँ महासागरों का जो अधः स्थल है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो वो कहना है कि एक विस्तृत मैदान नहीं है वो, उसमें काफी ऊंचावच है, उसमें काफी खाइयां पाई जाती है, ठीक है। और ये जो महासागर, ये अधः स्थली है, ठीक है, उसमें जलमग्न पर्वतीय कटक, ठीक है, पर्वतीय कटक हैं, तो गहरी खाइयां भी है जो प्रायः महाद्वीपों के किनारों पर स्थित है। ध्यान रखना, जो खाइयां और जो कटक है वो अधिकतर महासागरों के या फिर महाद्वीपों के किनारों पर स्थित है, ठीक है, मध्य भाग में न होकर अधिकतर महाद्वीपों के किनारों पर स्थित है। नेक्स्ट, महाद्वीपों के नित्तल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाए जाने वाले चट्टानों की अपेक्षा नवीन है, ठीक है। महाद्वीपीय नित्तल में जो चट्टानें पाई जाती है वो, ध्यान रखना, महाद्वीपीय भागों से नहीं है, ठीक है। अगर आपको कहीं ये उसमें दे दे, फैक्ट में दे दे कि क्या ये ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो महासागर की जो चट्टानें हैं, ठीक है, नित्तल में पाई जाने वाली, वो महाद्वीपों के बजाय नई चट्टानें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये लिया है मैंने एक मैप जिसके द्वारा आपको जो मानचित्र है महासागरों का वो बताऊंगी। तो ध्यान देना, ये आपकी कक्षा 11 की बुक से ही लिया है मैंने। ये इसमें गहराई दी हुई है किलोमीटर में, ठीक है, और ये 0 डिग्री है यानी समुद्र तल, ठीक है, समुद्र तल को 0 डिग्री माना गया है। और इससे ऊपर का ऊंचाई और इससे नीचे की तरफ गहराई, ठीक है, नीचे की तरफ गहराई। तो ध्यान देना, ये आ गया अपना समुद्र तल, इससे ऊपर हो गया महाद्वीप, ठीक है, और नीचे हो गया महासागर। अब आप यहां पर आओ, आप इस पॉइंट पे आइए जहां पर जो महाद्वीप और महासागर मिल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना आप कि ये जो है, देखिए आप, महाद्वीपों का ढलान, ठीक है, पानी है यहाँ तक पानी है, लेकिन महाद्वीपों का जो ये ढलान है इसको महाद्वीपीय ढाल कहते हैं, ठीक है। ये स्थल भाग का जो ढाल है, यहाँ तक समुद्र फैले हुए हैं, पानी है, लेकिन इसको, ये महाद्वीपों का ही ढाल है इसलिए महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। ये इसकी औसत गहराई आ गई यहाँ पर लगभग 4000 किलोमीटर गहराई पर। और फिर देखिए आप, ये हो गया, ये सॉरी क्या, 4000 मीटर पर महासागरीय बेसिन आ गया। और फिर यहाँ पर 10
से लेकर जो आगे का है यानी 10,000 मीटर से आगे का जो पार्ट है वो गंभीरतम महासागर में आ जाता है। जैसे जैसे कि आप मैरियाना ट्रेंच के बारे में जानते ही होंगे, सबसे जो गहरी खाई है, ठीक है, दुनिया भर की महासागरों में सबसे गहरी जो खाई है वो है मैरियाना ट्रेंच, जिसकी कितनी है गहराई? 11,033 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना 11,033 मीटर। अब देखिए आप, ये हो गया। अब क्वेश्चन यहां से आते हैं कि महाद्वीपीय शेल्फ किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है कहां से लेकर यहां यानी जहां समुद्र का तल है उस पॉइंट से लेकर ये जो एरिया है वो महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ बोलो या महाद्वीपीय ढाल बोलो। तो ये हो गया, ये समुद्र तल, ये उच्चतम पर्वत है यहाँ 10,000 मीटर तक, यानी 8,848 जो अपना माउंट एवरेस्ट है, यहाँ तक ये उच्चतम पर्वत दर्शाए गए हैं। और यहाँ तक ये औसत ऊंचाई है महाद्वीपों की। इस प्रकार इसमें अच्छे से हमें समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, महाद्वीपीय अधः स्थल की बनावट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो अधः स्थल है उसकी बनावट कैसे क्या है, क्या क्या चीजें होती है। तो देखिएगा, इस भाग में हम महासागरीय तट की बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं। गहराई और उच्चावच के आधार पर महासागरीय तल को 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। ठीक है, कितने भागों में बांटा है? 3 मुख्य भागों में बांटा है। आधार क्या है? समुद्र में गहराइयां और उच्चावच, जो पर्वत पाए जाते हैं, जो खाइयां पाई जाती है, उनको मध्य नजर रखते हुए महासागर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसिन और मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, महाद्वीपीय सीमा अभी हमने चर्चा की है, गहरे समुद्री बेसिन अभी हमने चर्चा की है, और जो मध्य महासागरीय कटक होते हैं, जो पर्वत होते हैं, इन 3 मुख्य भागों में बांटकर हम महासागरीय अधः स्थल को पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार मध्य महासागरीय कटक, ठीक है, जिसका फैलाव है वर्ल्ड में। तो देखिए, महासागरों में आप सबसे पहले आप इंडिया को ढूंढ लीजिए, ये अपना देश है, और यहां से लेकर यूरोप भूमध्य सागर के पास जाइए। भूमध्य सागर का जो पूर्वी किनारा है, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो रही है ये सेंट्रल इंडियन रिज। ठीक है, मध्य भारतीय रिज, जो कि अफ्रीका के पूर्वी भाग से होते हुए ये हिंद महासागर से आते हुए देखिए आप, और अब इस तरफ आ जाइए, ये साउथ ईस्ट इंडियन के रूप में ऑस्ट्रेलिया के नीचे से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे से ये जा रही है, और इसके बाद में ये आगे ये पैसिफिक एटलांटिक रीच के रूप में आगे बढ़ रही है, जो कि अमेरिका के पास आते आते एक इसका पार्ट जो है वो अमेरिका के पास होता हुआ, यानी दक्षिणी अमेरिका के पास से होता हुआ ये उत्तरी अमेरिका तक जाता है, और दूसरी ये इसकी शाखा है। ठीक है, दूसरी देखिए आप, मिड एटलांटिक जो रिज है, ठीक है, जो मध्य एटलांटिक महासागरीय जो कटक है उसको ध्यान से देखिएगा, एस आकृति का। ठीक है, बहुत बार पढ़ा होगा आपने एस आकृति का, तो यह है एस आकृति का कटक। ठीक है, जो कि उत्तरी और ये अमेरिका, यानी अमेरिका पूरा का पूरा, और इधर है यूरोप और अफ्रीका के बीचों बीच फैला हुआ है, इस महासागर के बीच में, जो कि एस आकृति का है। यह है मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, किस प्रकार इनकी संरचना है, देखिए कैसे ये महासागरों में पर्वत जो एक लंबी श्रृंखला के रूप में फैले हुए हैं। ठीक है, आप ध्यान से इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, मध्य महासागरीय कटक के बारे में ही इसमें बताया है। देखिए आप कि ये एक आपस में जुड़ी हुई पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, क्या है कटक? आपस में जुड़ी हुई पर्वतों की श्रृंखला। महासागरीय जल में डूबी ये श्रृंखला पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। याद रखना, बात आए अगर पृथ्वी की, तो महासागरीय जलों में जो ये डूबी हुई श्रृंखला है, यही पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इनकी विशेषता, ये जो सेंटेंस है ये बहुत अच्छे से याद कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनकी विशेषता सुरंग पर केंद्रीय रिफ्ट प्रणाली, इसकी पूरी लंबाई के साथ साथ प्रभाजित पठार पार्श्व क्षेत्र होता है, ठीक है, फ्लैंक जोन होता है। अब इधर आप इस चित्र में देखिए किस प्रकार, देखिए आप, अभी मैंने आपको संवहनीय धाराएं बताई है और ये दोनों यहां पर देखना, ये दोनों संवहनीय धाराएं एक दूसरे के विपरीत जा रही है। क्या विपरीत जा रही है? कौन है ये संवहनीय धाराएं हैं जो कि दोनों की एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, जिससे कि, ठीक है, इधर देखना आप, ये है क्रस्ट, ये कौन है? ये क्रस्ट है, ये रहा क्रस्ट। दोनों एक दूसरे से किस प्रकार दूर हो गए हैं, क्योंकि यहां से ये एक दूसरे को दूर ले जा रही है, ठीक है, यहां से तोड़कर भूमंडल को दूर लेके जा रही है और यहां से लावा जो बाहर निकला है उससे ये कटक बनती जा रही है, ठीक है। पुरानी जो चट्टानें हैं जो लावा की बनी हुई, वो दूर जाती जा रही है और जो नई है वो उनकी जगह ले रही है। मिड ओशियन रिज की ये बात हो रही है, ठीक है, और ये मेंटल से आई है, अच्छे से आप ध्यान देके देखना। नेक्स्ट, महाद्वीपीय सीमा। हमने कहा था कि अधः स्थल को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, हमने कटक को देख लिया, अब सीमा देखेंगे हम। तो देखिए, महासागरीय किनारों और गहरे समुद्री बेसन के जो बीच का भाग होता है उनको महाद्वीपीय सीमा कहते हैं, ठीक है। एक तरफ किनारे, दूसरी तरफ जो गहरा समुद्री बेसिन है उसके बीच का जो भाग है वो ही महाद्वीपीय सीमा कहलाता है। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयां, ठीक है, क्या है? खाइयां जो है वो इसमें शामिल है, ठीक है, ध्यान देना। महाद्वीपीय मग्न तट इसी में आते हैं, महाद्वीपीय ढाल इसी में आते हैं, महाद्वीपीय उभार इसी में आते हैं और गहरी जो महासागरीय खाइयां हैं वो भी इसी में आती है। तो ये सब महाद्वीपीय सीमा का ही पार्ट है। इनको एक एक को अपन अगले जो लेक्चर्स होंगे उसमें अच्छे से देखेंगे। अब बात करेंगे हम वितलीय मैदान की। देखिए, वितलीय जो मैदान है यानी ये मैदान महाद्वीपीय तटों व, ठीक है, व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। ध्यान देना, ये एक तरफ तो कौन है? ये मैदान महाद्वीपीय तटों, ठीक है, एक तरफ तो महाद्वीपीय तट है और दूसरी तरफ है महासागरीय कटक। इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है, जो सपाट, उसको वितलीय मैदान कहते हैं। और महाद्वीपों से बहाकर जो भी लाए गए जो नदियों के द्वारा जो अवसाद है वो यहीं जाकर निक्षेपित होते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्टों में बांटकर हमने अधः स्थल को देख लिया। इससे आगे का जो पार्ट है वो अगले लेक्चर में लेंगे। आज इतना ही, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।